B.Ed. Today's we are going to start a new paper. It was Gender, School and Society. ठीक है, B.Ed का हमारा पेपर है जेंडर, जिसका मतलब होता है लिंग, स्कूल मैंने विद्यालय एंड सोसाइटी मैंने समाज। देखिए ये जो पेपर है हमारा छोटा पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, जिसके दौरान क्या रहेगा 40 मार्क्स की थ्योरी रहेगी। ठीक है जी, थ्योरी पार्ट जो है हमारा टोटल हमारा 50 मार्क्स का पेपर है। थ्योरी पार्ट जो हमारा 40 है प्लस एक्सप्लेन क्लासेस जो है वो हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। तो ड्यूरिंग दिस क्या रहेंगे हमारे छोटे क्वेश्चन रहेंगे ये और बी पार्ट करके, ठीक है, 4 मार्क्स के रहेंगे। देन उसके बाद आपका एक क्वेश्चन हो गया, देन सेकंड एंड देन थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहेगा, ठीक है, 16 मार्क्स ऑफ ईच। उसके बाद 4 और 5 रहेगा 16 मार्क्स ऑफ ईच। तो ये हो गया हमारा टोटल 40 मार्क्स का पेपर, थ्योरी पेपर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल के रहेंगे, जो आपके असाइनमेंट्स होंगे, क्लास टेस्ट होंगे और वाइवास वगैरह जो भी होंगे उसके भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये जो है पेपर छोटा है, टाइमिंग कार्स जो है डिवाइड होती है 1 आवर एंड हाफ 30 मिनट्स का पेपर होता है आपका, 1 आवर का और 30 मिनट्स का। ठीक है, ये था हमारे पेपर का पैटर्न। अब हम बात करते हैं इस पेपर के अंदर हमारी जो है वो कितनी यूनिट्स रहेंगी। वी हैव 2 यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, ठीक है, 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, इक्वल कैरी मार्क्स, इक्वल मार्क्स दोनों के अंदर, यूनिट 1 में भी और यूनिट 2 में भी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 16 मार्क्स का आएगा प्लस 4 मार्क्स का आएगा, दूसरा यहाँ से 16 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे मान लीजिए सेकंड है थर्ड है, इनमें और दिया होगा, दोनों में से आपको एक करना होगा, और जो 4 मार्क्स वाले हैं वो आपको कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मार्क्स की डिवाइड, इस तरह से हमने मार्क्स को डिवाइड करना है। पेपर का नाम क्या है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, छोटा पेपर है। ठीक है, इसका नंबर जो है वो कंफर्म करके मैं जो भी रहेगा, ठीक है, कई बार चेंज हो जाता है तो मैं आपको कल बता दूँगी कौन सा इसका नंबर है। ठीक है जी, आगे है हमारा थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस पेपर के दौरान हम लोग किस किस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंटेंट है, हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करना है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर जो 1 है वो हमारा है, टॉपिक का नाम रहेगा जेंडर इश्यूज़। ठीक है, जेंडर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, जेंडर एंड द पेट्रोगी, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, इक्वालिटी, इक्विटी इन रिलेशनशिप विद द कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथेनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड रीजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 में क्या देखेंगे कि जेंडर का क्या मतलब होता है, यौन से संबंधित है। पेट्रार्क, पितृ सत्तात्मक और जेंडर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और जो स्टीरियोटाइप्स, जो पुरानी रूढ़िवादियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग क्या उस टाइम लोगों के क्या व्यू थे, या आज के टाइम में हम उस कंसेप्ट को उठाकर देखें तो क्या हम सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्क्राइब जेंडर एंड पेट्रागियन, जेंडर बायस्ड एंड जेंडर स्टीरियोटाइप की जो रूढ़ियाँ हैं वो किस तरह की है, रूढ़ युक्तियाँ किस तरह की है, या फिर पितृ सत्तात्मक किस तरह के होते हैं। ठीक है जी, सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी, यानी कि इक्विटी का क्या मतलब होता है, समता, और इक्वालिटी का मतलब समानता। निष्पक्षता या समानता क्या होती है और समता क्या होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट मीन्स क्या है कि सभी को इक्वल जो है राइट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, और जेंडर के बिहाव पे कोई भी इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों को ही इक्वल एजुकेशन लेने का जो है प्रावधान दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी या इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एंड व्हाट आर सजेशन यू विल गिव टू रिमूव द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में इक्वालिटी क्या होती है, समानता क्या है, किस तरह से हम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, सभी को समान शिक्षा के अवसर किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद रहेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर शिक्षा को किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, या किस कंसेप्ट में भारत
में के अंदर शिक्षा को डेवलप किया जाए कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सम लैंडमार्क्स फॉर द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये जो जितना भी हमारा बैकवर्ड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल के अंदर महिलाओं की जो है लैंडमार्क फॉर द सोशल रिमूव मूवमेंट्स, इस दौरान महिलाओं की स्थिति कैसी रही और जो है क्या क्या परिवर्तन हुए, टाइम टू टाइम इनके अंदर शिक्षा के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए। फिर हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। 1986 की जो हमारी पॉलिसी थी उसमें शिक्षा के अवसरों की समानता पर एक विस्तृत लेख लिखें, यानी कि शिक्षा के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, किस किस तरह से परिवर्तन किए गए। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थियरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सोशलाइजेशन थ्योरी रहेंगी। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, समाजीकरण। मीन्स जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, एक बालक का विकास कैसे होता है, किस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करता है और उसके जो चारों तरफ का वातावरण है वो किस तरह से उसे प्रभावित करता है, इसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन थ्योरी। या इन शॉर्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा चारों तरफ का इन्वायरमेंट है इसके अंदर एक बच्चा, एक बालक अपना विकास कैसे करता है। देखिए, पहले वो घर के एनवायरनमेंट में रहेगा, ठीक है, माँ सबसे पहले माँ से सीखेगा, देन धीरे धीरे अपने भाई बहन जो भी से घर के मेंबर्स हैं उनसे सीखेगा, फिर पास पड़ोस है, फिर वो स्कूल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, उसको जो सराउंडिंग है, सोशल सराउंडिंग है, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आता जाएगा वैसे वैसे जो है उसका जो विकास है वो होता चला जाता है। इसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन थ्योरी, यानी कि बालक का समाजीकरण कैसे होता है। ठीक है, बी पॉइंट है हमारा, सेकंड पार्ट है इसके अंदर जेंडर डिफरेंस। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लिंग के बीच में क्या भेद है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में क्या क्या अंतर है, किस किस तरह से लोगों के नज़रिया है इस अंतर को देखने का, किस तरह से जो है ये जो है भूमिकाएं किस तरह से निभाई जाती हैं। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल्स, डिस्क्राइब जेंडर डिफरेंस थ्योरी। इस दौरान कौन कौन सी थ्योरीज हमें दी गई हैं और इन थ्योरीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि यौन भूमिकाओं का क्या महत्व है और इनके बारे में कि जो एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कौन कौन से अपने विचार सबके सामने रखे हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिसकंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ जेंडर एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म। मीन्स लिंगवाद से क्या संबंधित है, क्या संबंध है या विसंरचना क्या होती है और नारीवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है, स्त्रीत्व या फिर नारीवाद। मीन्स एक विमेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे लिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो विभिन्न विद्वान हैं, विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने स्त्रीत्व के लिए और नारी के लिए अपने विचार किस तरह से प्रकट किए हैं। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग द वेरियस फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में क्या क्या अंतर है, जैसे टाइम टू टाइम क्या होता चला जा रहा है। देखिए, पहले जो था वैदिक काल था, वुमेन्स को एजुकेशन लेने की अथॉरिटी थी, कुछ जो अच्छे घराने की स्त्रियाँ थी उन्हें शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद टाइम टू टाइम चेंज आता चला गया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम पीरियड आ गया, फिर उसके बाद जो है हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो क्या है, धीरे धीरे क्या हो गया, वुमेन्स जो है वो पर्दे में चली गई, तो क्या हो गया, शिक्षा की तरफ जो है फिर से उनका शिक्षा से उनका कट ऑफ हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर जैसे इंडिपेंडेंस की बात करें तो धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि वुमेन्स को, लड़कियों को शिक्षा की ओर जो है इनका फिर से रुचि होने लगी, यानी कि उनकी रुचि तो पहले से थी लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में सोचने लगी, सरकार इसके बारे में ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देने लगी। मतलब नारीवाद की शिक्षा के बारे में, इसकी स्वतंत्रता के बारे में कि वो शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे से अच्छे पद पर उन्नति उसको मिले, किसी भी अच्छे जो है रेप्यूटेड जो है कॉलेज में पढ़े, इस तरह से जो है धीरे धीरे ये बदलाव आना शुरू हो गया। तो इसे क्या कहा, इस दौरान जो है बहुत सारे आंदोलन भी हुए। ठीक है, जो एक्सपर्ट थे या जो विद्वान थे उन्होंने वुमेन्स के बारे में अपने अपने जो है लेख भी लिखे और इस चीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है, भारत में नारीवाद आंदोलन के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए,
या फिर हम क्या कहेंगे, भारत में नारीवाद के उत्थान के कारण और विचारधाराओं का वर्णन करें। यानी कि फेमिनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा। उसके बाद आती है हमारी जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फेमेन्स स्कूल्स एंड अदर फॉर्म्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जेंडर इश्यूज मीन्स लिंग की पहचान करना। देखिए आजकल तो इस चीज़ों के ऊपर बैन है, लेकिन बीच का जो टाइम था वो क्या था कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। तो क्या है, ये सब क्या है, लिंग पहचान करना, जेंडर आइडेंटिफाइज करना, सोशलाइजेशन मैंने समाजीकरण, परिवार, विद्यालय और दूसरे औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में समाजीकरण किस तरह से अपने आप को बदलाव करता है, या समाजीकरण किस तरह से रोल प्ले करता है। तो ये सब क्या है, लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या है, जेंडर आइडेंटिटी डिस्क्राइबिंग द सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द जेंडर आइडेंटिटी। मीन्स इन संगठनों में औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से लिंग की पहचान करने पर समाजीकरण किस तरह से का समाजीकरण व्यवहार का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, अध्यापक क्या करता है, एक रोल प्ले करता है इस समाज के अंदर, क्या है, बदलाव करता है। अध्यापक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा कि टीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका क्या रोल है इस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन द ब्रिंगिंग जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स। कि अध्यापक जो है स्कूल में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, यानी कि इनइक्वालिटी को टीचर्स किस तरह से ख़त्म कर सकती हैं, किस तरह से कर सकते हैं, सभी को इक्वल मान के। ठीक है, उनके लिए टीचर्स के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, बॉयज़ है या गर्ल्स है, उनके लिए सभी जो है इक्वल हैं। तो वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी यूनिट नंबर 1, जहाँ से हमारे पास जो है 16+4 यानी कि 20 मार्क्स का पेपर हमारे यहाँ से होगा। ठीक है, वेरी क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हमने किसके बारे में बात करनी है, सोशलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि समाजीकरण के बारे में बात करेंगे। समाजीकरण क्या है, एक एरियाज सोशलाइजेशन है जहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, सामाजिक किस तरह से हमने जो है समाज के अंदर अपना रोल प्ले करना है। सबसे पहले रहेगा होम के अंदर, एट होम, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, देन पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड द वैल्यूज़। क्या रहेगा कि परिवार क्या रोल प्ले करता है, फैमिली क्या रोल प्ले करती है, डिस्क्राइबिंग उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है फैमिली एज अ फैमिली और एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के दौरान। ठीक है, यानी कि परिवार से क्या अभिप्राय है, सामाजिक संस्था के रूप में परिवार कौन सी भूमिका निभाते हैं और इनको जो है किस तरह से एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस ऑफ फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब है सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के कार्य और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि एज सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है कि जो फैमिली है उसका क्या क्या रोल है एक बच्चे के लाइफ में, एक बालक की लाइफ में, किस तरह से फैमिली अपना रोल प्ले करती है। देखिए अगर परिवार नहीं होगा तो चाइल्ड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, ये सिंगल पेरेंट्स है तो भी उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो कहने क्या है कि जो सबसे पहले एक बेबी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक चाइल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लेस उसका घर होता है, उसकी मदर होती है। ठीक है, जहाँ उसका बर्थ होता है, जहाँ से वो चीज़ों को, जहाँ से खाना पीना उठना बैठना चलना सीखता है, और स्कूल जो है उसके बाद में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, फैमिली है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है हमारा, परिवार से क्या अभिप्राय है, परिवार की मुख्य विशेषताएं, इसके फंक्शंस, इसके कार्य क्या है, भारतीय परिवारों को शिक्षा का प्रभावी साधन बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। मीन्स हम फैमिली को किस तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं, या फैमिली की एक बालक की लाइफ में, एक चाइल्ड की लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। द नेक्स्ट वन इज
फिर इसी में जो है हमारे क्वेश्चन निकलेंगे, परिवार को शिक्षा की प्रभावशाली संस्था बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, यानी कि फैमिली का क्या रोल है एक चाइल्ड की लाइफ के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटल स्टाइल। पेरेंटल स्टाइल कौन से हैं, यानी कि बच्चों को जो पालने की जो पेरेंटल स्टाइल होती है, पारिवारिक शैली कौन कौन सी हैं हमारे पास, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, एंड डिस्क्राइब द ट्रांसमिशंस ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू, कि जिस परिवार में बालक रहता है वहाँ पर वहाँ की जो पेरेंटल जो स्टाइल है उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या मूल्य हैं, और वो चाइल्ड की लाइफ के अंदर किस तरह का रोल प्ले करती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। बालक के पालन पोषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किन किन तरीक़ों से बच्चों को पाला जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हम अपनाते हैं, और ये जो विधियाँ हैं किस तरह से अपना प्रभाव डालती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन एंड कम्युनिटी, यानी कि समाजीकरण क्या है और कम्युनिटी क्या होती है, समाज। ठीक है, समाज, जब हम इस समाज में रहते हैं, जब बालक समाज में रहता है तो वो समाज उसके लिए कौन सा रोल प्ले करता है, किस तरह से वो चाइल्ड की लाइफ को इफेक्टेड कर रहा है, और बच्चे इस समाज से क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा हमारे पास व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड द वेरियस फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास नेबरहुड आ जाएगा इसके अंदर। नेबरहुड का मतलब होता है पास पड़ोस, पड़ोसी। एक्सटेंडेड फैमिली, रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर सोशलाइजेशन फंक्शन, म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ मैन एंड सोसाइटी। इट मीन्स दैट कि व्हाट आर द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के साधन कौन कौन सी है, एजेंसी कौन कौन सी हैं, मीन्स कौन कौन सी एजेंसीज है जो हम बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन को करते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन, ये जो समाजीकरण है इसके अंदर शिक्षा कौन सा रोल प्ले करती है, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है। डिस्क्राइब नेक्स्ट रहेगा, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। देन राइट अ नोट ऑन एम ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बनेगा व्हाट इज़ द चेंजिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। समाज के अंदर और ये जो सोसाइटी समाज हो गया, कम्युनिटी मैंने समुदाय, देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, समुदाय क्या होता है, एक छोटा रूप हो गया, समाज क्या हो गया, एक बड़ा रूप हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरह से चाइल्ड की लाइफ के अंदर ये रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द नेबरहुड। नेबरहुड माने पास पड़ोस, परिवार। ठीक है, आस पास या परिवार या पड़ोस। उसके बाद है एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड रिलीजियस ग्रुप। रिलीजियस ग्रुप का मतलब है धार्मिक समूह। ठीक है, एंड देयर सोशलाइजेशन फंक्शन, और इन सब के क्या क्या फंक्शन है, इन सब के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि जो हमारा पास पड़ोस है, जो धार्मिक ग्रुप है, और जो क्या है ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एजेंसीज हैं, ये लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। मैन और सोसाइटी, आदमी के अंदर और सोसाइटी यानी कि व्यक्ति और समाज, दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रोल है इन दोनों का, और ये आपस में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। एक मैन जो है, एक इंसान जो है, वो अकेला कभी नहीं रह सकता, सोसाइटी में ही हमारा अस्तित्व होता है ना। तो बिना अच्छे लोगों के सोसाइटी की वैल्यू भी डाउन हो जाती है। ठीक है, अच्छे लोग होंगे, मैन पावर अच्छी होगी तो सोसाइटी भी, समाज भी अच्छा बनेगा, और अगर समाज अच्छा होगा तो लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन एट सोसाइटी हो गया। देन एट स्कूल, उसमें बात करते हैं विद्यालय में प्रवेश का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ एंट्री टू स्कूल या फिर एंट्री इन स्कूल, यानी कि एक बच्चा जब घर से निकल के स्कूल के अंदर एंटर कर रहा है तो ये चीज़ें उसको कैसे प्रभावित करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड हाउ डू स्कूल एंड सोसाइटी इफेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित
करती हैं। देखिए घर का जो माहौल है वो अलग होता है, स्कूल का माहौल डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? स्कूल में डिसिप्लिन होते हैं, यूनिफॉर्म होंगी, आपका एक डेकोरम हो जिसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, घर में क्या है? रिलैक्सेशन है, पेरेंट्स हैं, कुछ किसी भी टाइम आप उठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर क्या है? हम डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं, डिसिप्लिन को सीखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एक्सप्लेन द कंसेप्ट, मीनिंग एंड नेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं? मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? जो हम ये जो एथिक्स हैं हमारे, मूल्य हैं जो हम घर से सीखते हैं। मीन्स घर से क्या सीखते हैं? हमारे घर में झूठ बोलना किसी को पसंद नहीं है, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, हमारे घर में सुबह बैठ के मम्मा पूजा करती है। तो ये सब क्या है? हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बच्चों को ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, जो इन्वायरमेंट उनको मिलता है वो वहीं से उसे इन चीज़ों को वो खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेती हैं। ये जो वैल्यूज़ होती है एक बार बन जाती है, फिर लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यू रहती है, इनको हम कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ये क्या है? कह रहे हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है एक चाइल्ड की लाइफ के अंदर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेन वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। अभी जो मॉडर्न इंडिया सोसाइटी के अंदर लगातार चेंज होता चला जा रहा है। हम लोग अपने आप को टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं, मॉडर्निटी आती जा रही है हमारे थॉट्स के अंदर। तो क्या है? तो कहते हैं कि व्हाट आर द मेन वैल्यूज़, क्या मेन वैल्यूज़ हैं, मुख्य क्या मूल्य हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के, और इसका डिस्कस करना है द रोल ऑफ एजुकेशन इन द अचीवमेंट ऑफ दीज वैल्यूज़। इनको हम वैल्यूज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन द वैल्यूज़ एंड देयर डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनकी कैसे इनका विकास हो सकता है, या बालकों के अंदर इन चीज़ों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप। यानी कि अभिभावक जो है वो व्यावसायिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली और स्कूल पार्टनरशिप के बारे में हमने डिटेल में बताना है कि फैमिली क्या होती है, स्कूल क्या होता है, इन दोनों की आपस में पार्टनरशिप किस तरह से होती है। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी मैंने समाज या समुदाय क्या होता है। इंटरप्रेट द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, कि किस तरह से चिल्ड्रंस की लाइफ के अंदर कम्युनिटी रोल प्ले करती है। लास्ट वन, यस, what do you understand by the community and explain the contribution of community in education and in the child life. लास्ट में है, लास्ट इज द डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी एंड हाउ डू स्कूल एंड कम्युनिटी इफेक्ट ईच अदर। यानी कि समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के आपस में पूरक हैं। समुदाय और विद्यालय एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, बच्चा जो है पहले घर में रहता है, ठीक है, स्कूल में इसका एडमिशन हुआ तो अब क्या है, स्कूल में जा रहा है, तो पेरेंट्स को स्कूल के साथ लिंक हो गया, तो स्कूल में वो चीज़ों को सीख रहा है, उनको वो घर में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे जो चीज़ें घर में सीख रहे हैं उनको हम स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या रहा है, स्कूल से हम घर में जा रहे हैं और घर से हम स्कूल में आ रहे हैं। तो क्या हो गया कि कम्युनिटी और सोसाइटी, स्कूल हो गया और सोसाइटी हो गया, दोनों की एक दूसरे के साथ क्या है, पार्टनरशिप है, दोनों एक दूसरे की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास क्या रहेगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 40 मार्क्स हमारे पास इंटरनल है, थ्योरी पेपर है, 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बिग क्वेश्चन है, 2 बिग क्वेश्चन होंगे और 2 हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और 2 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। तो 40 मार्क्स जो है थ्योरी के रहेगी और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के रहेंगे। ठीक है, वी हैव 2 यूनिट्स इन दिस पेपर। थैंक यू।